हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, और हमने फ्री एक्सपेंशन भी देखा था लास्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर पसंद आया होगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं सबको पता है, सबको इंतज़ार था आज के लेक्चर का। आज हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे एप्लीकेबल है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, फ्लो वर्क क्या होता है, डिस्प्लेस्ड वर्क बोलो, फ्लो वर्क बोलो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आज हम देखने वाले हैं। क्लियर है ना? या फिर कहीं कहीं ये इसका नाम फ्लो एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो पूरे लेक्चर को एंड तक देखते रहिए और फिर देखो कितना मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत लेक्चर होने वाला है और पावर प्लांट आरएसी आईसी इंजन में बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। आज हमको पता चलेगा टरबाइन में वर्क डन ऐसे कैसे लिख देते हैं, एंथैल्पी का चेंज। हम कंप्रेसर में वर्क डन कैसे एंथैल्पी का चेंज लिख देते हैं। किसी भी नोजल के लिए एनर्जी क्या होती है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज देखने वाले। इसीलिए पूरा लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर पूरा देखना एंड तक। क्लियर है ना? ठीक है। बाकी के जो भी लोग चैनल में नए जुड़े हैं, मैं उनसे बार बार यही बोलूँगा कि प्रीवियस लेक्चर को पहले देख लो, उसके बाद आज का लेक्चर देखना स्टार्ट करो, ताकि आपको बेसिक्स पहले आने चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें सबको समझ आ रही हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के, हर लेक्चर के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। मज़ा आने वाला लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपन सिस्टम के बारे में, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम की एनालिसिस क्या होती है, क्लोज सिस्टम को हमने बोला था कंट्रोल मास सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम का क्या है, ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन भी वहाँ पर मिलते रहें। कोई भी अपडेट अगर मैं देता हूँ तो वो भी आपको मिलता रहे, क्लासेस के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, और किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको सारे अपडेट वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आप ग्रुप को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है आज का। आज ब्यूटी देखोगे ओपन सिस्टम की, ब्यूटी इन थर्मोडायनामिक्स, बहुत अच्छे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओपन सिस्टम डिस्कस करने से पहले, या फिर कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम की एनालिसिस करने से पहले, मैं एक टर्म डिस्कस करना चाहता हूं जिसे बोलते हैं हम फ्लो वर्क, या फिर फ्लो एनर्जी, या फिर उसी को बोलता है डिस्प्लेसमेंट वर्क। क्लियर है ना? तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है, फ्लो वर्क क्या होता है, फ्लो एनर्जी क्या होता है, ये एक ही चीज़ के नाम है। अभी समझना क्या चीज़ है, इधर देखना। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, सर मैं बात करने वाला हूँ फ्लो वर्क की, और इसी को समटाइम्स फ्लो एनर्जी भी बोलता है, और डिस्प्लेसमेंट वर्क भी बोलता है। डिस्प्लेसमेंट वर्क, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। समझेंगे ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं, ये फ्लो वर्क कहाँ यूज होगा, जहाँ फ्लो हो रहा होगा, और फ्लो जहाँ पे होगा वो सिस्टम ओपन सिस्टम होता है। क्यों? इनलेट से एग्जिट फ्लो कर रहा होगा, कि सिस्टम में कुछ ना कुछ मास एंटर कर रहा होगा, कुछ मास एग्जिट कर रहा होगा। तो जहाँ पे अभी फ्लो वर्क का कंसेप्ट आए, डिस्प्लेसमेंट वर्क का कंसेप्ट आए, और फ्लो एनर्जी कंसेप्ट आए, वो ओपन सिस्टम में आता है। इधर देखना। ठीक है, एक हमने डिस्प्लेस्ड वर्क भी पढ़ा था, वो पीडीवी वर्क था, वो क्लोज सिस्टम के लिए था। क्लियर है ना? इधर देखो कि क्या होता है। मैं एक ओपन सिस्टम ले रहा हूँ, देखते रहना सब ध्यान से। ये कोई सिस्टम है, दिखाई दे रहा है, इसको कंट्रोल वॉल्यूम बोलो या ओपन सिस्टम बोलो, और यहाँ से कुछ मास एंटर कर रहा होगा, यहाँ से हम एग्जिट कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हो गया ये ओपन, सबको दिख रहा है, दिखना चाहिए, बहुत अच्छे। लो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और ये जो हमारा है इसको मैं मान रहा हूँ सिस्टम। लो, ये जो रेड से हमने बना रखा है, ठीक है, ओपन सिस्टम है। मैंने बाउंड्री ड्रॉ कर रखी सिस्टम की। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है, सेम रहेगा हमेशा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। मास एंटर करेगा, कुछ मास निकलेगा, वो देखें। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोल दो इसे।
कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, और मैं इसका दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं ओपन सिस्टम। बहुत अच्छे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मास आएगा, देखते रहना। ये मास आ रहा है, मैं ब्लू से बना रहा हूँ, कुछ मास है, ठीक है। ये मास को बोला मैंने, ये कुछ मास होगा dm1। इनलेट की बात हो रही है, इस सेक्शन को मैं इनलेट 1 मानूंगा, ये जो सेक्शन है इनलेट 1, और यहाँ से जो सेक्शन होगा उसको हम मानेंगे एग्जिट, इसको बोल देंगे हम। ये जो मास एंटर करेगा, यही इतना ही मास कुछ यहाँ से निकल रहा होगा, क्लियर है ना। तो 2 से निकल रहा होगा तो इसको 2 पॉइंट पे बोल देंगे, लो, क्लियर है ना। ये एंटर किया, ये निकल गया, बहुत अच्छे, ठीक है। इसको हमने बोल दिया, यहाँ से अगर निकला है तो ये सेक्शन हमने बोल दिया 2। इसको अंदर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, समझने के लिए हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छे, देखते रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अगर इस 1 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं बोला कि इतना मास कुछ ना कुछ एंटर किया होगा, तो इतना डिस्प्लेसमेंट से ट्रैवल किया होगा dx1 से, और यहाँ पे जो ट्रैवल किया होगा किससे किया होगा, इतने डिस्टेंस से ट्रैवल किया होगा dx2 से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका प्रेशर होगा P1, बहुत बढ़िया, इस पॉइंट पे। मतलब ये अगर इसके अंदर जा रहा है, एंटर कर रहा है, तो इसको कोई ना कोई मास धकेल रहा होगा। इसके पीछे जो मास होगा वो कुछ ना कुछ प्रेशर से इसे धकेल रहा होगा, बिल्कुल धकेल रहा होगा इतने मास को। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इसको धकेल रहा होगा, तो ये बाहर जा रहा होगा, एग्जिट कर रहा होगा। यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसे मैं P1 बोल दूँ, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P2 होगा। 2 पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे। यहाँ पे जो एरिया भी होगा इसका A2 बोल दूँ, और यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या होगा, A1 होगा। कि इतने एरिया को इतना प्रेशर धकेल रहा है, इतने एरिया को इतना प्रेशर धकेल रहा है A2, ठीक है। दोनों पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ ये P1 है, यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी भी रही होगी, वेलोसिटी भी रही होगी, सब कुछ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोल देंगे यहाँ पे इसकी इंथैल्पी भी होगी, लो हमने इंथैल्पी भी ले ली H1, और ये स्पेसिफिक इंथैल्पी है, छोटे से लिया है। कुछ ना कुछ इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, छोटे से ले रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये स्पेसिफिक इंथैल्पी। कुछ ना कुछ इसका क्या रहेगा, और हम बोल दें टेम्परेचर भी होगा, यहाँ मान लो टेम्परेचर मान लो T1, और इंटरनल एनर्जी मान लो U1, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ होगा, P2, H2, U2, T2, V2, क्लियर है ना। V2 क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, सब स्पेसिफिक है, मीन्स पर यूनिट मास की बात हो रही है। क्या इतना क्लियर है? इधर देखते रहना। और ये जो मास है, टोटल मास 1 पॉइंट पे जो टोटल मास है, ये dm1 की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जो मास है वो क्या है, dm2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनलेट पे जो मास एंटर कर रहा है वो dm1, एग्जिट पे जो मास कर रहा है dm2, और ये जो वॉल्यूम है इसको बोल रहे हैं कंट्रोल वॉल्यूम। देखते रहना, कंट्रोल वॉल्यूम CV, मीन्स वॉल्यूम क्या है हमारा, सेम है, डिक्टो है। अब मैं बात करूँगा कि फ्लो वर्क की। वर्क सबसे पहले हमें, जैसे ही नाम आया वर्क, ऐसा वर्क जो फ्लो कराने के काम कर रहा हो। और फ्लो क्या है, मतलब वर्क क्या है, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है, ठीक है। इधर देखना, अगर मैं सिंपली बात करता हूँ वर्क की डेफिनेशन क्या है, सब जानते हैं, कैपेसिटी। वर्क की डेफिनेशन क्या है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बता दो सर, इसका मतलब इस मास पे इसको फ्लो कराने के लिए कितना वर्क हुआ होगा। तो वर्क जो होगा इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, और ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर रहा होगा। इसका मतलब इस dm मास ने कितना फ्लो किया, और उसे मैं वर्क की फॉर्म में चेक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, उसे मैं वर्क की फॉर्म में चेक कर रहा हूँ। इधर देखना कि मैं अगर बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे इनलेट वर्क की बात करना चाहता हूँ। इनलेट वर्क, इनलेट कौन सा वर्क है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क, बहुत बढ़िया। क्या हम ये लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे जो इनलेट डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा मैं dw1 से इंडिकेट कर दूँ, बिल्कुल कर दूँ सर। इनलेट पे बात कर रहे हैं तो 1 dw1, ये कंप्लीट वर्क है। ये क्या होगा सर, पहले मुझे फोर्स बता दो F1 इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, dx1 हुआ है। बहुत अच्छे, देखते रहना। 1 पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, कितना फोर्स लगा होगा इस पर, और इस फोर्स ने इसको इतने मास को कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कराया होगा, उसे dx1 बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। फोर्स आया कहाँ से, प्रेशर की वजह से आया, और मैं बोल दूंगा P1 इंटू एरिया 1 इंटू क्या आ गया, dx1 आ गया। बहुत बढ़िया, देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट है ये। एरिया 1 इंटू dx1 क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम होता है। तो मैं तुरंत लिख दूंगा P1 इंटू क्या हो जाएगा, dv1 हो जाएगा। और ये आ गया हमारा वर्क, इनलेट वर्क,
क्लियर है ना, ये इनलेट वर्क है, कंप्लीट वर्क। मैं पर यूनिट मास निकालना चाहता हूँ, पर यूनिट मास, इधर देखना, पर यूनिट मास निकालूंगा। ये मास क्या है, dm1 है, देखते रहना पर यूनिट मास। मैं वर्क को देख रहा हूँ, इनलेट वर्क पर यूनिट मास, देखते रहना, इनलेट वर्क पर यूनिट मास मीन्स dm1, पर यूनिट dm1, जो इनलेट पे जो मास है उसके पर यूनिट चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्या मैं लिख दूँ, dw1 डिवाइडेड बाई dm1 अगर मैं करता हूँ तो ये छोटा w हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इनलेट पे छोटा w हो गया। अगर मैं बड़े w को मास से डिवाइड कर देता हूँ, सारी क्वांटिटी छोटी हो रही है, मीन्स स्पेसिफिक आ रहा है सब कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं जैसे ही करूँगा तो मैं लिख दूँगा P1 इंटू क्या चल रहा है dV1 और डिवाइडेड बाई क्या कर दूँ मैं, dm1 कर दूँ। क्या इतना क्लियर है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे, देखते रहना। यहाँ से मैं लिखूँगा dW1 जो आएगा, इनलेट वर्क जो होगा, या फिर फ्लो वर्क एट द इनलेट, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्क एट द इनलेट, या फिर फ्लो एनर्जी एट द इनलेट, सारे नाम क्या है, सेम है, एक ही चीज़ के सारे नाम है अलग अलग, ठीक है। सर P1 तो ठीक है, समझ आ गया। dV1 को मैं लिख सकता हूँ क्या है, सबको पता है dV1, बहुत अच्छे, डिवाइड बाई मास को मैं ये भी लिख सकता हूँ सर, डेंसिटी बता दो क्या है और इसका वॉल्यूम क्या है, मास इक्वल टू क्या, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मीन्स अगर मैं 1 पे लिखना चाहता हूँ, डेंसिटी 1 बता दो इंटू dV1 बता दो, बहुत अच्छे, इससे से चीर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चेंज इन मास की बात कर रहा है तो डेंसिटी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, बहुत बढ़िया। तो मैं लिख सकता हूँ ये जो टर्म आया है P1 अपॉन क्या आ गया, ρ1 आ गया। और हम ये भी जानते हैं, इधर देखना, मैं इधर दिखा रहा हूँ कि सिंस ये जो 1 अपॉन रो होता है यही स्पेसिफिक वॉल्यूम के बराबर होता है। कैसे देखना, ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कि मैं बात कर रहा था स्पेसिफिक वॉल्यूम की। सर ये V स्मॉल v क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है, नहीं होता, कंप्लीट वॉल्यूम पर यूनिट मास। अगर मैं इस वॉल्यूम को नीचे ले जाता हूँ तो 1 अपॉन m अपॉन v कर दूँ, बहुत अच्छे। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी 1 अपॉन रो, मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डेंसिटी। क्या मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट 1 लिखना चाहता हूँ, 1 अपॉन रो 1 लिख दूँ मज़ा आ रहा है। और अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 2 लिखना चाहता हूँ, 1 अपॉन रो 2 लिख दूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इधर देखते रहेगा। क्या मैं 1 अपॉन रो 1 को स्पेसिफिक वॉल्यूम से इंडिकेट कर दूँ, बिल्कुल कर दूँ सर। और मैं तुरंत बोल दूंगा जो dW1 आया है, स्मॉल w1 क्या आएगा, P1 इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम P1, और इसी को हम बोलते हैं फ्लो वर्क। ये क्या है, फ्लो वर्क, ये सबने देखा होगा, तुरंत लिख देते हैं P1 V1 फ्लो वर्क है, फ्लो एनर्जी है। कहाँ से आ रहा है सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्या मैं सिमिलरली लिख दूँ, जैसे मैंने इनलेट पे निकाला है ऐसे ही मैं एग्जिट पे लिख दूँ। क्या एग्जिट पे लिखूँगा तो ये क्या P2 V2 आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान से सुननी है, देखते रहो, कि जब मैं इनलेट पे बात कर रहा था, इनलेट पे P1 V1 आ गया, और एग्जिट पे जब मैं बात करूँगा तो P2 V2 आ जाएगा, क्योंकि एग्जिट पे प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर 2 है, वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 है। क्या इतना क्लियर है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अब एनर्जी इक्वेशन लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, एनर्जी इक्वेशन। इसका मतलब हमको हर पॉइंट पे, चाहे वो इनलेट हो चाहे एग्जिट हो, मुझे पहले टोटल एनर्जी पता तो होना चाहिए कि इस मास के साथ कितनी एनर्जी ट्रेवल हो रही है, तभी तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिख पाऊंगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, बहुत अच्छे, देखते रहो। क्या इतना क्लियर है। देखो अब मैं 2 पे लिख दूँ सिमिलरली 2 पे, या फिर मैं लिख देता हूँ एग्जिट डिस्प्लेसमेंट वर्क, या फिर फ्लो वर्क एट द एग्जिट लिख लो, कुछ भी लिख लो, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। इधर देखो मैं बात कर रहा हूँ फ्लो वर्क एट द एग्जिट, फ्लो वर्क एट द एग्जिट, और वर्क की बात हो रही है तो हम तुरंत लिख देंगे टोटल जो वर्क होगा dW2 इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बता दो, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ एग्जिट पे, dx2 हुआ है। देखो सबको दिखाई दे रहा है, फोर्स कहाँ से आ रहा होगा, P2 इंटू एरिया 2 से, और हम तुरंत लिख देंगे dW2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे P2 इंटू A2 इंटू क्या आ गया, dx2, और ये जो वैल्यू है A2 इंटू dx2 क्या होता है, dV2 होता है, वॉल्यूम। क्लियर है ना। तो मैं dW2 अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या आ गया, P2 इंटू dV2। क्या पर यूनिट मास से कर दूँ डिवाइड, यही कर देता हूँ, dm2 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, dm2, क्योंकि एग्जिट की बात कर रहे हैं तो एग्जिट पे मास क्या है, dm2। तो यहाँ से मैं स्मॉल w लिख दूँ 2 पे, स्मॉल w मीन्स वर्क, ये क्या है, फ्लो वर्क एट द एग्जिट। तो यहाँ पे P2 चल रहा है और ये क्या चल रहा है, dV2, और dm2 को हम लिख सकते हैं ρ2 बता दो एग्जिट पे, और dV2 इससे से चीर दो। यहाँ से भी वैल्यू जो आ गई हम डायरेक्टली लिख देंगे P2 इंटू ρ2। क्या इतना क्लियर है। प्रेशर बता दो, रो नहीं है क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम 2।
कि अगर मुझे प्रेशर बता दो एग्जिट पे, स्पेसिफिक वॉल्यूम बता दो, दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, फ्लो वर्क कहलाता है। पर यूनिट मास चल रहा है, ये पर यूनिट मास की बात चल रही है। अगर उसने बोल रखा है कि 5 kg मास है तो इसका मल्टीप्लाई 5 kg से करो, हमें टोटल फ्लो वर्क मिल जाएगा 5 kg मास का। समझ आ रहा है? बहुत अच्छे। अब हमने फ्लो वर्क देख लिया। अब मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इधर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूँ कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है। इसको हम तभी समझ पाते जब हमको फ्लो वर्क आता है इनलेट और एग्जिट पे निकालना। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ फ्लो एनर्जी, फ्लो वर्क, सारी चीज़ें क्या है, सेम है। इसको चाहे फ्लो एनर्जी बोलो और क्या बोलो, फ्लो वर्क बोलो, सब कुछ क्या है, सेम है। देखते रहना, ठीक है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन निकालने से पहले मैं एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है वो पॉइंट? अगर कभी भी क्वेश्चन में बात करता है डिस्प्लेसमेंट वर्क की, अगर इनलेट डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात करेगा, इसका मतलब इनलेट फ्लो वर्क की बात कर रहा है। और अगर कभी भी सिस्टम के अंदर में वर्क दे रहा हूँ, देखो अंदर जा रहा है ना सिस्टम के, और सिस्टम के अंदर वर्क सप्लाई करते हैं, तो ये नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? सर हम वर्क सप्लाई जो करते हैं वो नेगेटिव होता है, हमको जो वर्क मिलता है वो हमारा होता है पॉजिटिव। हमने साइन कन्वेंशन देखे थे। अगर वो बात कर रहा है इनलेट डिस्प्लेसमेंट वर्क की, क्वेश्चन में दे रखा है इनलेट डिस्प्लेसमेंट वर्क, इसका मतलब वो नेगेटिव वर्क दे रखा है, मीन्स साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेना है। अगर उसने बात किया एग्जिट डिस्प्लेसमेंट वर्क, इसका मतलब हमको वर्क मिल रहा होगा, और वर्क मिल रहा होगा तो क्या करेंगे, हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो नोट करके लिख लेना, नोट करके क्वेश्चन में बात करेगा। यहाँ मिस्टेक होती है कॉमन, और यही कॉमन मिस्टेक सारे क्वेश्चन गलत करा देती है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में जो रॉन्ग ऑप्शन होता है वो सबसे पहले होता है, उसे पता है कहाँ मिस्टेक करोगे। इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को रिवाइज करता हूँ कि यहाँ मिस्टेक होने के चांसेज हैं, तो नोट करके लिखना। नोट क्या नोट? इन क्वेश्चन if talking about inlet displacement work, inlet displacement work, then consider it negative, consider it negative, and if discussing about exit displacement work, then consider it positive, तो इतना क्लियर हो गया होगा। ये कॉमन मिस्टेक होती है, याद रखना। ये नोट करके मैं जो भी लिखाता हूँ इन्हें स्टार मार्क कर लिया करो। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे चांसेज ऑफ मिस्टेक क्या हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या चांसेज ऑफ एरर हैं, क्वेश्चन करते समय चांसेज ऑफ एरर, इनको हमें क्या करना है, कम करना है, ताकि हमारी एक्यूरेसी बनी रहे। क्या इतना क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका हमको सदियों से इंतजार था। वो टॉपिक क्या है कि सर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, वो देख लेते हैं। ठीक है, लो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, बहुत शानदार। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये सबको समझ आ गया होगा। लो मैं डाल रहा हूँ SFEE, इसको बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बहुत शानदार, इसको समझना हमको, बहुत ही शानदार है। और ये फ्लो की बात हो रही है, तो फ्लो कहाँ होता है, ओपन सिस्टम में होता है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमेशा ओपन सिस्टम में यूज होगी। जहाँ पे हमको सिस्टम ओपन दिखाई देंगे वहाँ पे हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते याद रखना स्टडी का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होगी, और प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब हमको बोलते हैं स्टडी स्टेट। मीन्स मैं बोल दूंगा इन स्टडी स्टेट, सबसे पहले देख लेते हैं इन स्टडी स्टेट चेंज इन प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, कांस्टेंट होगी। चेंज इन प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी कांस्टेंट, या फिर जीरो बोल दो। मीन्स प्रॉपर्टी विल नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम,
टाइम के साथ प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही होगी। ये होता है स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट में मैं दो चीज़ों की बात करूँगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक तो मास हमारा ट्रेवल कर रहा होगा, मास का कंजर्वेशन बताओ। एक हमारी एनर्जी को लेके ट्रेवल कर रहा होगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन बताओ। अब यहाँ पे हम मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेंगे स्टडी स्टेट के लिए। इधर देखते रहना। स्टडी स्टेट के लिए मैं एनर्जी इक्वेशन और मास इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। मीन्स सबसे पहले मास कंजर्वेशन बताओ, मास कंजर्वेशन। इसका मतलब ये हुआ मास कंजर्वेशन की बात हो रही है, तो मास कंजर्वेशन क्या होता है कि dm/dt इक्वल टू इनलेट मास क्या है, मास फ्लो रेट, माइनस के एग्जिट मास फ्लो रेट क्या है, फ्लो हो रहा है ना। dm/dt इक्वल टू इनलेट पे मास कितना था माइनस एग्जिट पे कितना था, इसका चेंज टाइम के साथ ये होना चाहिए। बट स्टडी स्टेट है तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। और हम तुरंत बोल देंगे कि इनलेट पे जो मास होगा वही क्या होगा, एग्जिट के मास फ्लो रेट के बराबर होगा, और वही क्या होगा, मास फ्लो रेट m डॉट के बराबर होगा। देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट है। ये हो गई हमारी मास कंजर्वेशन इक्वेशन। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अगर ये अनस्टडी स्टेट होता, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम जानते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो क्या होती, एनर्जी इनलेट पे बता दो माइनस के एनर्जी क्या बता दो, एग्जिट पे बता दो। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टडी स्टेट है, और स्टडी स्टेट में टाइम के साथ क्या होती है, जीरो हो जाती है चीज़ें, अभी बताया हमने। तो यहाँ पे एनर्जी जो इनलेट पे होगी वही क्या होनी चाहिए, एग्जिट पे होनी चाहिए, तभी हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंसेप्ट लगेगा। पहली चीज़, ये दोनों इक्वेशन हमको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो इसको यूज करूँगा, और ये कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं सिस्टम बना रहा हूँ, और वहाँ पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखूंगा फॉर ओपन सिस्टम के लिए। इधर देखना, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम। बहुत बढ़िया, फॉर ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम बना लेते हैं लोग। ये क्या हमारा सिस्टम है, बहुत शानदार सिस्टम है, और यहाँ से कुछ मास एग्जिट कर रहा होगा, यहाँ से कुछ मास एंटर कर रहा होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ से मास क्या करा दो, कुछ एग्जिट करा दो। देखो वो मास क्या है सबको पता है। अब तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, और यहाँ पे कुछ मास होगा। स्टडी स्टेट की बात हो रही है, इसकी स्टडी स्टेट की। तो यहाँ पे मैंने इसे dm1 माना था, सबको क्लियर है। यहाँ पे इसको क्या माना था, dm2। बहुत बढ़िया। और इस पॉइंट पे मैंने माना था 2 स्टेट, और इस पॉइंट पे मैंने माना था क्या, 1 स्टेट। और इस पे मैं प्रेशर लिख दूँ P1 था, कुछ इंथैल्पी थी H1, कुछ इंटरनल एनर्जी थी U1, कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम था V1, कुछ और रहा होगा टेम्परेचर T1, वेलोसिटी रही होगी, मैं C1 से बात कर रहा हूँ वेलोसिटी, और इसका कुछ हाइट रहा होगा Z1। ये जो सिस्टम है, ये जो 1 पॉइंट है, कुछ ना कुछ हाइट एलिवेशन पे हुआ। सिमिलरली यहाँ लिख दूँ प्रॉपर्टी P2, इंथैल्पी H2, इंटरनल एनर्जी U2, और ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम V2, और क्या क्या है, टेम्परेचर T2, C2। ये C क्या है, वेलोसिटी के लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मास अगर ट्रैवल कर रहा है तो कितनी वेलोसिटी से कर रहा है, और यहाँ पे कुछ इसकी हाइट भी रही होगी Z2। बहुत बढ़िया। और ये है हमारा सिस्टम। ये रेड से हमने जो ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है, सिस्टम की बाउंड्री है। बहुत बढ़िया, कितना क्लियर है, बहुत अच्छे। सबसे पहले कि अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी मास कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। मास कंजर्वेशन स्टडी स्टेट की बात चल रही है। सबसे पहले तो सबको पता है स्टडी स्टेट है, कौन सा स्टेट है, स्टडी स्टेट। देखते रहे ना। और स्टडी स्टेट में हमने सबसे पहले देखा है मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि इनलेट पे जो मास होगा वही किसके बराबर होगा, एग्जिट पे होगा, dm2, और यही मैं बोल सकता हूँ dm के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। बहुत बढ़िया। मीन्स जितना मास एंटर कर रहा होगा उतना ही निकल रहा होगा, सेम मास से चेंज नहीं हो रहा। क्या मजा आ रहा है, बहुत अच्छे, देखते रहो। दूसरा हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की। किसकी बात करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। देखते रहना। सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मैं तुरंत लिख दूंगा एनर्जी इनलेट पे बता दो इक्वल टू एनर्जी क्या बता दो, एग्जिट पे बता दो। और एनर्जी इनलेट पे मुझे पता चल गई, क्या मैं बोल सकता हूँ एनर्जी इनलेट को मैं 1 से इंडिकेट कर रहा हूँ, E1 इक्वल टू क्या मैं लिख दूँ E2, एग्जिट क्या है 2 पॉइंट है। बहुत बढ़िया। मुझे सर इनलेट पे एनर्जी बता दो क्या क्या है, देखते रहे ना।
बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। या किसी को इक्वेशन को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ से तुम निकालना सीखोगे इक्वेशन कैसे निकालते। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी एनर्जी थी उन सब एनर्जी को पहले क्या करो, चेक कर लेते क्या क्या होते कि ये मास है, इधर देखना ये मास है, अपने साथ अगर एंटर कर रहा है तो क्या क्या एनर्जी लेके एंटर कर रहा हुआ। सबसे पहली चीज़ कि सबसे पहले तो सर अगर ये एंटर कर रहा है तो कुछ वेलोसिटी से कर रहा होगा, बहुत अच्छे, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, बहुत शानदार। देखते रहे ना, मज़ा आने वाला है। क्या आने वाला है? मज़ा आने वाला है। दूसरा सर अगर ये कुछ हाइट पे है तो इसके पास पोटेंशियल भी होगा कुछ, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। मीन्स अगर मैं इस मास की बात कर रहा हूँ, ये मास अगर अंदर ट्रेवल कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो ये अपने साथ कुछ कुछ एनर्जी लेके भी ट्रेवल कर रहा होगा। पहले उस एनर्जी को डिस्कस करो, तभी तो मैं लिख पाऊंगा कि इतनी टोटल एनर्जी इनलेट पे थी और एग्जिट पे भी कुछ ये एनर्जी लेके आया होगा, तो इतनी एनर्जी एग्जिट पे रही होगी। और हम बात कर रहे हैं किसकी? सिस्टम की, ओपन सिस्टम की, कि ओपन सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी आ रही है और उससे बाहर कितनी एनर्जी जा रही है, इनको हम इक्वेट करना है। जो अंदर आ रही है उसे इनलेट बोल रहे हैं, जो बाहर जा रही है उसे क्या बोल रहे हैं? एग्जिट। और एनर्जी इनलेट इक्वल टू क्या होगी? एनर्जी एग्जिट होगी। मज़ा आ जाएगा, देखते रहना कि सबसे पहले सर ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दो एनर्जी तो सब जानते हैं। तीसरी एनर्जी इधर दिख रहा कि सर इसका कुछ टेम्परेचर है, अगर मान लो ये क्या मास आइडियल गैस का है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर की वजह से कुछ न कुछ इसकी इंटरमोलिकुलर एनर्जी होगी, बहुत अच्छे, जिसे मैं यू से इंडिकेट कर रहा हूँ। अगर मैं पूरे मास की बात करता हूँ तो कैपिटल यू आ जाएगा, टोटल इंटरमोलिकुलर एनर्जी कैपिटल यू। अगर मैं पर यूनिट मास की बात करूँगा तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, इंटरमोलिकुलर एनर्जी। क्या इतना क्लियर? कहने का मतलब मास के साथ क्या क्या एनर्जी आ गई अभी तक? एक तो आ गई हमारी क्या? इंटरमोलिकुलर एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये फ्लो कर रहा है, अभी हमने देखा था एक फ्लो एनर्जी और फ्लो वर्क के साथ भी फ्लो कर रहा होगा। मीन्स इनलेट पे फ्लो वर्क होगा, एग्जिट पे फ्लो वर्क होगा। इनलेट पे जो फ्लो वर्क होगा वो क्या होगा? P1 इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम V1। लेकिन ये क्या है? पर यूनिट मास है, याद रखना, मैं पर यूनिट मास बोल रहा हूँ। ये जितने भी क्वांटिटी मैंने लिखी है छोटे में, ये पर यूनिट मास है। अगर मैं इनको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो जाएंगी? ये कंप्लीटली क्वांटिटी हो जाएंगी जो हमारी मास पे डिपेंड कर रही होंगी। फिर क्लियर है ना? इधर देखना, क्या इतना क्लियर है? हमारे पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरमोलिकुलर एनर्जी और एक हमारी फ्लो वर्क, चार एनर्जी आ गई, बहुत शानदार। देखते रहो। क्या अगर ये सिस्टम है, जरूरी थोड़ी हमेशा इंसुलेटेड होगा? इंसुलेटेड नहीं होगा तो मैं कुछ हीट सप्लाई कर रहा हूँ। लो, कुछ मैंने क्या की? हीट सप्लाइड की। मैंने यहाँ से क्या कर दी? हीट सप्लाइड। देखते रहना। और अगर मैं हीट सप्लाइड कर रहा हूँ, मीन्स इस सिस्टम को गर्म कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं एनर्जी का इंट्रैक्शन कर रहा हूँ। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी मैं दे रहा हूँ तो इनलेट पे आनी चाहिए, मतलब अंदर जा रही है सिस्टम के। इसका मतलब मैं तुरंत बोल दूंगा डेल ऑफ क्यू, और ये कैपिटल क्यू है, ये पर यूनिट मास नहीं है। डेल क्यू क्या है? किलो जूल। बहुत अच्छे, ठीक, किलो जूल की बात कर रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया? सप्लाई कर दिया। और अगर मैं इस सिस्टम में मैंने कुछ टर्बाइन वर्बाइन लगा दिया, देखते रहना, मैंने क्या किया? कुछ टर्बाइन वर्बाइन लगा दिया। यहाँ से ये साफ्ट था और ये साफ्ट एक टर्बाइन लगा रहा है और ये टर्बाइन घूम रहा होगा, तो हमको क्या मिल रहा होगा? एक वर्क मिल रहा होगा, जिसे मैं बोल सकता हूँ डेल डब्ल्यू। बहुत बढ़िया, ये हमको मिल रहा है, तो ये एग्जिट पर रहा, बहुत अच्छे। और ये क्या है? ये भी यूनिट क्या? किलो जूल। कोई पर यूनिट मास की बात नहीं हो रही। अब मैं एनर्जी इनलेट लिखना चाहता हूँ, एनर्जी एग्जिट लिखना चाहता हूँ। देखते रहना। इनलेट पे सबसे पहले हम जैसे इनलेट पे आए तो सबसे पहले हम जानते थे कि इसकी इंटरमोलिकुलर एनर्जी होगी U1। मैं पर यूनिट मास नहीं लिख रहा पहले, ये क्या है? कंप्लीट मास के लिए मैं पर यूनिट मास से इसे डिवाइड करूँगा। देखते रहना। U1 प्लस मैं लिख सकता हूँ फ्लो वर्क होगा P1 और कंप्लीट वॉल्यूम होगा V1। पर यूनिट मास नहीं किया, ये क्या गया? P1 V1। ये क्या है? फ्लो वर्क। अगर मैं पर यूनिट मास कर दूँगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, बहुत अच्छे। उसके बाद मैं बोल दूँगा सर हाफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ मास होगा, और मास किससे ट्रैवल हो रहा है? DM से ट्रैवल हो रहा है। मैं तुरंत बोल दूँगा DM, देखते रहना, इनटू कुछ वेलोसिटी होगी C1 का स्क्वायर। इनलेट पे लिख रहा हूँ मैं एनर्जी, ये क्या है? इनलेट पे एनर्जी है। ये E1 क्या है? इनलेट पे चल रहा है सब कुछ। और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी जो क्या होगी? DM इंटू G इंटू क्या होगा? Z1, कुछ हाइट होगी। मीन्स MGH होता है। M क्या है यहाँ? DM, GH क्या है? हाइट क्या है? Z1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो, ये इतनी एनर्जी आ गई। ये तो मास के साथ थी, जो मास लेके चल रहा था। अब मैंने कुछ सप्लाई भी किया, ये भी 0.1 पे हो रही है सप्लाई, तो इसको मैं बोल दूँगा डेल क्यू। ये टोटल एनर्जी हमने सप्लाई की। ये इनलेट पे एनर्जी थी, इसको मैंने बोल दिया किलो जूल। बहुत बढ़िया। ये यूनिट क्या है? किलो जूल। सबकी यूनिट क्या है? किलो जूल है। कब? इधर देखना, जब ये वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये क्या है? वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड है तो यूनिट जूल में आएगी, याद रखना।
क्या आएगी, यूनिट जूल में आएगी। अभी यूनिट छोड़ो, अभी मैं यूनिट का कन्वर्जन बताऊंगा। मैंने बोल दिया कि ये कंप्लीट मास के लिए इनलेट पे इतनी एनर्जी है, U1 P1 V1 हाफ DM C1 स्क्वायर प्लस DM GZ1 प्लस डेल Q। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी इनलेट पे, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये हीट एनर्जी इंट्रैक्शन जो इनलेट पे हीट सप्लाई करते हैं पॉजिटिव होता है, और ये हमारा। अब इधर देखना, क्या मैं इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ U प्लस PV। हम जानते थे इंथैल्पी H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV होता है। बहुत अच्छे। और अगर मैं इनलेट पे लिखना चाहता हूँ तो H1 इंथैल्पी क्या हो जाएगा, U1 प्लस P1 V1। बहुत बढ़िया। तो मैं तुरंत लिख दूंगा कि एनर्जी इनलेट पे जो थी वो क्या आ गई, H1 प्लस हाफ DM CM1 स्क्वायर, ये क्या मास इंटू C1 स्क्वायर, प्लस मास हमारा DM इंटू G इंटू Z1 और प्लस डेल ऑफ Q। बहुत अच्छी, ये हमारी एनर्जी आ गई इनलेट पे। सिमिलरली, क्या मैं सिमिलरली लिख लूँ, देखो सिमिलरली एनर्जी 2, सिमिलरली लिखते रहना कि एग्जिट पे भी बता दो एनर्जी। क्या H2 फिर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, जो मास लेके चल रहा था H2 प्लस क्या मैं लिख दूँ P2 V2 तो हमने कंसीडर कर लिया। इसके बाद क्या आ जाएगी, हाफ DM C2 स्क्वायर, वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ एग्जिट पे, प्लस कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा GZ2, कुछ अलग हाइट होगी। बहुत बढ़िया। और प्लस हमको अब हीट नहीं, हमको वर्क मिल रहा है, तो मैं लिख दूंगा डेल W। और ये आ गई हमारे पास एनर्जी एट द एग्जिट। ये एनर्जी एट द एग्जिट, ये एनर्जी एट द इनलेट। और स्टडी स्टेट के लिए दोनों एनर्जी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मजा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, लो कर लो। क्या इक्वेट करेंगे, इधर देखते रहे क्या गिर गया। इसको मिटा रहा हूँ, इस सब को मिटा दो। ये E1 E2 को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हम तुरंत लिख देंगे इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। देखते रहे ना, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। और जैसे इक्वेट किया तो मैं तुरंत लिख दूंगा ये क्या हो गया इक्वेट करके, कि यहाँ पे H1 आ गया प्लस हाफ DM इंटू C1 स्क्वायर प्लस DM इंटू G इंटू Z1। बहुत अच्छे। प्लस डेल ऑफ Q इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ H2 प्लस हाफ DM इंटू C2 स्क्वायर प्लस DM इंटू G इंटू Z2 और प्लस डेल ऑफ W। अगर मैं पर यूनिट मास लिखना चाहता हूँ, फॉर पर यूनिट मास, फॉर पर यूनिट मास, और कौन सा पर यूनिट मास है, मीन्स ये हमारा DM है, इससे मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। पूरी इक्वेशन को DM से डिवाइड कर दूंगा तो सारी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ये जो है अभी कंप्लीट इंथैल्पी है, तो पर यूनिट मास क्या होता है, स्पेसिफिक इंथैल्पी। देखते रहना, ये हो गया H1 स्पेसिफिक इंथैल्पी, प्लस ये DM से डिवाइड किया, मैं लिख सकता हूँ C1 स्क्वायर अपॉन 2। बहुत बढ़िया। D1 से डिवाइड किया, यहाँ बचा GZ1। बहुत अच्छे। और एक बड़ा Q छोटा Q में कन्वर्ट हो गया। बहुत बढ़िया। क्या तरह क्लियर, ठीक है। इक्वल टू क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 और प्लस डेल ऑफ W। ये छोटा W बन गया। और ये जो इक्वेशन आ गई, ये है हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखते रहना, इसी को बोलते हैं हम क्या, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE। और इसी का दूसरा नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है क्या, किसमें, ओपन सिस्टम में। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है ओपन सिस्टम में। मजा आ रहा है, बहुत अच्छे। लो इसको मिटा दो, हम तुरंत बोल सकते हैं और ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर किसके लिए, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए अगर हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लगाना है तो इस इक्वेशन को लगा देंगे। अब इस इक्वेशन में अब हमको यूनिट को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे गलती होगी सिर्फ यूनिट की। यहाँ तक तो सारी चीज़ें आसान है, यहाँ के बाद कैलकुलेशन गलत होती है, 100% गलत होती है, क्योंकि यूनिट का ध्यान नहीं देते हैं लोग। अब यहाँ यूनिट को समझेंगे बहुत अच्छे से। ये इक्वेशन अभी हमने कंप्लीट इम्प्लीमेंटेड इक्वेशन नहीं है, अभी मैं इसे इम्प्लीमेंटेड इक्वेशन लिखूंगा। इनकी यूनिट सेम नहीं है सबकी, अभी यूनिट सेम के साथ साथ हम लिखेंगे, क्या होगी देखते रहना। इसको अब सबको मिटा रहा हूँ मैं, खाली इस इक्वेशन को याद रखना है सबको। लो मिटा दो इसे। इसको दोबारा लिख रहे हैं। लो ये आई हमारी SFEE। क्या थी, H1 स्पेसिफिक इंथैल्पी प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2
प्लस GZ1 प्लस डेल ऑफ Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 और प्लस डेल ऑफ स्मॉल w। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे जो यूनिट है उनको याद रखना है, देखते रहना। ये जो H1 हुआ, DQ हुआ, देखते रहो, इनकी जो यूनिट होगी ये होगी किसमें, किलो जूल पर केजी। केजी की तो बात चल रही है, बहुत अच्छे। हमको ज़्यादातर क्वेश्चन में थर्मोडायनेमिक्स में ये क्या देगा, किलो जूल पर केजी देगा। ये यूनिट किलो जूल पर केजी है तो ये भी यूनिट किलो जूल पर केजी होगी। देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट है। ये भी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। बट यहाँ पे जो C है, ये C क्या है, स्पीड है, और मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी है। बहुत बढ़िया। इसको हमेशा देगा किस में, इसकी यूनिट देगा मीटर पर सेकंड में। और अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये क्या है, SI यूनिट है। देखते रहना, SI यूनिट। और अगर मैं मीटर पर सेकंड में यूनिट रखता हूँ काइनेटिक एनर्जी में, तो ये आती है हमारी जूल में। तो यहाँ पे इनकी जो यूनिट होगी, इसकी और इसकी, ये जो यूनिट होंगी ये हमको दे रखी होंगी किस में, यहाँ पे बना रहा हूँ रेड से, देखते रहना, ये यूनिट होंगी जूल पर केजी। अब देखो, एक ही इक्वेशन में अलग अलग यूनिट, इसीलिए क्या थी, कंप्लीट इक्वेशन यूनिट के हिसाब से क्या नहीं थी, ठीक नहीं थी। इधर देखते रहना। और ये भी क्या होगी, जूल पर केजी। देखते रहो। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मुझे कंप्लीट इक्वेशन को लिखना है। ये यूनिट किलो जूल पर केजी, ये किलो जूल पर केजी। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मैं तुरंत लिख दूंगा कि यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, H1 H2 डेल Q डेल W की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलो जूल पर केजी होगी। 100% देता है इसी तरह से फॉर्मेट में। और जो C1 स्क्वायर अपॉन 2 C2 स्क्वायर अपॉन 2 GZ1 और GZ2, अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल पर केजी। लेकिन अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1000 से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, जूल पर केजी इंटू 10⁻³ लिख दूँ, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ जूल पर केजी इंटू 1/1000, तब जाके हमें मिलेगा किलो जूल पर केजी। कितना क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जूल पर केजी में है इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तब जाके जो इक्वेशन मिलेगी कंप्लीट इक्वेशन होगी, यूनिट का भी करेक्शन होगा। ठीक है, यूनिट वाइज बैलेंस भी होगी। अभी ये इम्बैलेंस थी यूनिट वाइज, ये बैलेंस तब होती कि ये भी जूल पर केजी में होता। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में याद रखना, ये थर्मोडायनामिक्स की डील हो रही है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा हर एक एनर्जी को किलो जूल में मेंशन करता है वो जानबूझ के, और स्पीड को मेंशन करेगा मीटर पर सेकंड में, तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर सेम यूनिट रख दी तो ये क्या है, इम्बैलेंस इक्वेशन है। यूनिट के हिसाब से इम्बैलेंस है, कंसेप्ट के हिसाब से क्या है, बैलेंस है। समझ आ रही ना। तो यूनिट के हिसाब से इसको मैं बैलेंस कब लिखूंगा, अब देखो, मीन्स यहाँ पे 1000 का डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे 1000 का, यहाँ पे भी 1000 का, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे। तो मॉडिफाइड स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स फॉर यूनिट कन्वर्जन के लिए। इधर देखना, मॉडिफाइड मीन्स फॉर बैलेंस ऑफ यूनिट, for balancing of units in steady flow energy equation, in steady flow energy equation can be written as, किस तरह लिखी जाएगी कि H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000 आ जाएगा, यहाँ 1000 से डिवाइड कर रहे थे ना, प्लस GZ1 अपॉन 1000 प्लस डेल ऑफ Q, कितना क्लियर है, इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस GZ2 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस डेल ऑफ W। और इसको हम बोलेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और इसकी सारी कंप्लीट यूनिट किस में है, ये हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। और इसकी यूनिट सारी क्या है, अब हम बात कर रहे हैं किलो जूल पर केजी की। अब सारी यूनिट किलो जूल पर केजी में है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे देख लिया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, क्या नहीं होती। क्लियर है ना। हमने फ्लो वर्क देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये जूल पर केजी की बात करता है तो यहाँ से सबको हटा दो, सारी यूनिट फिर जूल पर केजी में होनी चाहिए। अगर ये किलो जूल में दे रखी है तो इसमें क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, तब हमारे पास क्या आएगी, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारे पास जूल में आएगी। अगर किलो जूल में दे रखी है तो समझ आ रही ना बात।
मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर वाकई में मज़ा आ रहा है तो क्या बनता है, लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, दोस्तों में लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, जूनियर्स में शेयर करो, जो भी तैयारी कर रहा है उसमें शेयर करो, ताकि उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, खाली खुद ही बेनिफिट नहीं लेना है। क्या इतना क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आज का ये कंसेप्ट सबको समझ आ गया होगा, ओपन सिस्टम का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ओपन सिस्टम। अब इसके एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर क्लास ज़्यादा लेंदी खिंच जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मीन्स टरबाइन में कैसे लगाते हैं इस इक्वेशन को, कंप्रेसर में कैसे लगाते हैं, या फिर अगर मैं नोजल की बात करता हूँ कैसे लगाते हैं, या फिर अगर मैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस की बात करता हूँ वो क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा, क्लियर है ना? बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। फिर मैं ये भी देखूंगा अनस्टडी स्टेट फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है। ये तो स्टडी स्टेट थी, अनस्टडी के लिए क्या होगा, चार्जिंग ऑफ एम्प्टी टैंक के क्वेश्चन आते हैं बहुत शानदार, वहाँ पे भी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है लेक्चर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, 10 बजे थर्मोडायनामिक्स। सबको मज़ा आ रहा होगा, सब पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर, जुड़े होंगे मेरे साथ, क्लियर है ना? फिर मैं ये बोलूँगा, जो भी लोग चैनल में नया जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो, हर वीडियो को पूरा एंड तक देखो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। क्या इतना क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय, थैंक यू।